সকলোকে কৰজোৰ কৰি নমস্কাৰ। আজি এটা নতুন বিষয় লৈ সকলোৰে আগত আহিলোঁ। আমি সকলোৱে জানো 2021 চনত আৰু বেছি দিন নাই যে আমাৰ টেট পৰীক্ষা আহি আছে। গতিকে টেট পৰীক্ষাত আমাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ হিন্দী বিষয়ৰ যিটো প্ৰথমৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে মানে LP লেভেলৰ যিটো এটা সিলেবাস দিয়া হৈছে, সেই সিলেবাসৰ এটা বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি উপস্থিত হলোঁ। ये विषय सभी के लिए ज़रूरी है। कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सभी के लिए बहुत प्रयोजनीय हिंदी का प्रारंभिक विषय बोल सकते हैं। এই বিষয় আজি বোধ কৰোঁ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকক ইমান এটা জ্ঞান দিব পাৰিম যে যিটো বিষয়ত আজি আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ যিকোনো প্ৰশ্নই আহক আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে উত্তৰ দিব পাৰিব। এইটো মই একদম আপোনালোকক কথা দিব পাৰিম। আহক এইটোক লৈ অকমান আলোচনা কৰোঁ। चलते हैं, यात्रा करते हैं। ठीक है। विषय है हिंदी भाषा के वर्णों का ज्ञान। हिंदी भाषा के वर्णों का ज्ञान। अभी हिंदी भाषा, किसी भी भाषा का प्रारंभ ही उसके वर्णों से होगा। बिना वर्ण जानेंगे नहीं तो हम लिखित भाषा का तो ज्ञान हमारे पास नहीं होगा। लिखित भाषा लिखना है तो हमें उसकी ज्ञान होना अति अनिवार्य है। किसकी? वर्ण की। चाहे आप अंग्रेजी लिखिए, आपको रोमन अक्षर चाहिए, याद आने चाहिए। रोमन के ABCD से लेकर सब कुछ आपको आ जाने चाहिए। अगर आप उर्दू लिखते हैं तो उर्दू के जो अक्षर होते हैं उनको आपको जानना होगा। और अगर आप हिंदी लिखेंगे तो आपको देवनागरी के कुछ अक्षरों को मतलब उन वर्णों को जानना अति आवश्यक है जिन वर्णों के द्वारा हमारी देवनागरी भाषा यानी कि हिंदी भाषा लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। चलिए इसकी यात्रा करते हैं। जेनेको आमी अসমীয়াটো তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ক খ গ ঘ ঙ প্ৰথম ছ দ্বিতীয় ছ মানে তেনেকুৱাই আৰু বিষয়বস্তু হিন্দীত আমি আজি আলোচনা কৰিম। चलिए यात्रा करते हैं। प्रारंभ में हम देखेंगे सबसे पहले वर्ण को क्या कहा जाता है। वर्ण का मतलब है भाषा का सबसे छोटी इकाई। कोई भी भाषा का सबसे छोटी जो इकाई है उसको हम वर्ण बोल सकते हैं। वर्ण में ना वर्ण का और छोटा टुकड़ा आप नहीं कर सकते। भाषा को अगर आप छोटे टुकड़े करेंगे तो एक भाषा का छोटा छोटा समूह, उसका थोड़ा छोटा समूह आप बनाएंगे तो कुछ वाक्य बनेंगे। उन वाक्यों को और फिर कुछ टुकड़ों में काटेंगे तो वो शब्द कहलाएंगे। फिर शब्द को भी अगर आप छोटे छोटे और टुकड़ों में काटेंगे तो जो शब्द कट जाने के बाद बचते हैं वर्ण, और वर्ण को और आप छोटे टुकड़े नहीं कर सकते क्योंकि वर्ण भाषा का सबसे छोटा एकदम सबसे अंतिम इकाई है। इतना आपको याद रखना है। आगे चलेंगे कि और प्रश्न हो सकता है, हम तो बोलते हैं ना वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? प्रश्न ऐसे मन में आता है। वर्णमाला हम देखते हैं। वर्णों को अगर हम सुचारू रूप से लिखेंगे क ख ग घ ङ च छ ज झ इस प्रकार से एकदम सुचारू रूप से अगर लिखेंगे तो इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। आइए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं वर्ण। अभी वर्ण मतलब क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। देखिए वर्ण कहने का तात्पर्य है जो भाषा है उसकी सबसे छोटी जो इकाई होगी उसको हम वर्ण कहते हैं। অসমীয়াটো আমি সকলোৱে জানো ক খ গ ঘ ঙ প্ৰথম ছ দ্বিতীয় ছ বৰ্গীয় জ ঝ ঞ এইবোৰ সব বৰ্ণ। এটা এটা বৰ্ণ থাকে। আমি বৰ্ণ বুলি কওঁ অসমীয়াত, ইয়াত वर्ण बोलते हैं। ठीक है। तो वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णों का निश्चित क्रम वर्णमाला कहता है। जब हम उसको निश्चित क्रम में लिखते हैं तब वो वर्णमाला कहलाएगा। आइए देखेंगे हिंदी में क्या कैसे कितने प्रकार के वर्ण है उसको एक बार जानकारी लेते हैं क्योंकि टेट परीक्षा में इस विषय को पूछा जाएगा। वो जो OMR सीट में जो क्वेश्चन आते हैं ऑप्शनल टाइप में यही वर्ण से लेकर ही आपको कम से कम हिंदी के 5 मार्क्स आपको आने हैं। तो ये जो प्रश्न है कैसा, अभी देखिए जानकारी किस बात की, हिंदी में
मूल वर्ण दो प्रकार के हैं। मूल वर्ण दो, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अभी कैसा स्वर और स्वरों को कैसा तोड़ा गया, क्या अलग अलग स्वर हैं, क्या अलग अलग व्यंजन हैं, उसको देखने की एक बार प्रयास करते हैं। अगर सिर्फ वर्ण बोलेंगे, अगर सिर्फ वर्ण बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे तो दो भाग में हम वर्ण को बांट सकते हैं। एक तो स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अभी स्वर बोलेंगे तो हम जानते हैं अ, आ, ई से प्रारंभ करके इत्यादि। जो स्वर कितने हैं? 11। याद रखना है हमें, स्वर 11 हैं, 11 से ज़्यादा स्वर नहीं हैं। वो जो अंग अह आते हैं वो क्या है, वो बाद में हम चर्चा करेंगे। और अभी व्यंजन देखेंगे तो क, ख, ग, घ, ङ, ये जो है इनको क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह, क से लेकर ह तक ये 33 टोटल हैं। 11, 33 मतलब दोनों को अगर देखेंगे हिंदी में टोटल वर्ण होंगे 55। इतना हमें याद रखना है। 55 वर्णों से पूरा का पूरा हिंदी साहित्य है। उनमें कुछ कुछ और अलग अलग चीज़ें आ जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मूल 55 शब्द, 55 वर्णों के द्वारा स्वर 11, 33 व्यंजन मिलकर 55 जो वर्ण आते हैं, उनसे ही हमारा हिंदी का साहित्य इतना बड़ा भंडार भरा पड़ा है। आइए देखते हैं, समझने की इनको कोशिश करते हैं क्या क्या है। देखिए, हिंदी वर्णमाला और उनका वर्गीकरण, किस प्रकार से हम उनको वर्गीकरण कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। एक बार अच्छे से समझ जाइए। स्वर भी दो अलग अलग प्रकार में हम स्वरों को देख सकते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष बोलेंगे तो जो छोटा, ह्रस्व मतलब तो बहुत छोटा, और दीर्घ मतलब तो लंबा। हम सभी को पता है दीर्घ मतलब लंबा, हर्स्व मतलब छोटा। अभी ये जो ह्रस्व स्वर में क्या क्या है, सिर्फ 4 वर्ण आते हैं, अ, ई, उ और री। ये 4 वर्ण हमारे सामने हैं। और दीर्घ बोलेंगे तो कौन सा? आ। दीर्घ लंबा खींचा जाएगा, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से यहाँ देखिए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। लंबा खींचेंगे। जैसे ह्रस्व में अ, दीर्घ में आ, फिर ई। जब ई हमने किया तो दीर्घ, ई, उ, ह्रस्व, उ। ठीक इसी प्रकार जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ और ह्रस्व हमारी आवाज़ से ही पता चलता है। तो इसको तो कंठस्थ नहीं करना है, आप ऐसे बोलिएगा। जब आप बोलेंगे परीक्षा में कोई ह्रस्व कौन सा है, दीर्घ कौन सा परीक्षा में आए, तो आप बोलकर एक बार आ, ई, उ, री, ठीक है, री, ए, ऐ, ओ, औ। पीछे के ए, ऐ, ओ, औ 4 तो दीर्घ हो गए। पहले आ ऐसे याद रखेंगे तो आराम से आप सीख पाएंगे, ह्रस्व और दीर्घ। फिर अयोगवाह, ये जो हम अंग अह जो बोलते हैं, वो असमिया में भी हम जब लिखते हैं सौर्य हर्ष दीर्घ री, ए, ऐ, उ, औ, अंग अह, ए, ऐ, उ, औ। অসমীয়াত আমি অলৈকে লিখোঁ, তাৰ সমাপ্তি মানে তাতে শেষ কৰি দিওঁ তাক। কিন্তু याद हिंदीत अकमान बेलेग, इसमें थोड़ा अंग अह लिखने का एक चलन है। जैसे अंग अह, इसको बोला है अयोगवाह, मतलब ये अनुस्वर है। जैसे हम असमिया में, अসমীয়া যদি আমি লিখোঁ
যেনে ব্যঞ্জন বৰ্ণক যেতিয়া আমি অসমীয়াত লিখা যায় তেতিয়া আমি লাষ্টত কি কৰোঁ বেজন্তৰ অনুস্বৰ বিসर्ग और चंद्रबिंदु। ये जो चार लिखते हैं असमिया में इसको लिखने का बहुत चलन है, असमिया में ये लिखते हैं, लेकिन हिंदी में इसकी चलन नहीं है, हिंदी में इसका व्यवहार नहीं है। तो हिंदी में ये जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग असमिया का जो ये विसर्ग है उसको हमने स्वरों के साथ ही लिखना अच्छा समझा। जैसे विसर्ग अह, विसर्ग अनुस्वर, ए अनुस्वर हिंदीत अनुस्वर स्वर बर्णर लगते अनुस्वर बुली आमी यात लिखो, किन्तु गणना करा নহয়। इ स्वरर लगत गणना करा নহয়, एक्स्ट्राকৈ अतिरिक्त स्वर माने अतिरिक्त स्वर हिसाबत हिंदीत याक गणना करा है। हिंदी में अगर गिनेंगे इसको ऐसे, इसको हम क्या कर देंगे अयोग वाह के हिसाब से अनुस्वर ये और विसर्ग ये है, लेकिन ये दोनों को हिंदी के स्वरों के ये जो स्वर है, स्वर में जो 11 हमने बोले थे 11 में ये दोनों को गिना नहीं जाएगा। परीक्षा में आ सकता है अंग अह स्वर हैं नहीं हैं, हो भी सकते हैं नहीं हैं, स्वर नहीं है, स्वर में गिने जाते हैं लेकिन वो स्वर नहीं हैं, इसलिए स्वर सिर्फ 11 हैं। देखिए 11 क्या क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 हैं। फिर आगे देखेंगे हम व्यंजनों की यात्रा करते हैं। ये जो व्यंजनों की चर्चा थी, यहाँ आइए व्यंजन देखेंगे। व्यंजन में भी अलग अलग प्रकार के, जैसे स्पर्श व्यंजन है, अंतस्तय व्यंजन है, उष्म है, ठीक है। उसके बाद विशेष व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले यहाँ समझने की प्रयास करते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत स्पष्ट प्रकार से बोला है स्पर्श। स्पर्श मतलब हमारे ये जो जीव है ना, जीव को कहीं ना कहीं स्पर्श करना ही होता है जब उच्चारण करते हैं किसी भी वर्ण का। जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो इस जीव को कहीं ना कहीं छूना होता ही है। जैसे हम बोलेंगे क ख, या तो तालू में, तालू बोलेंगे तो दांत का ऊपर का हिस्सा तालू, या तो दांत में दांत में छुएगा, या तो आपके दोनों होंठ टकराएंगे, इस प्रकार से उच्चारण किया जाता है। तो इनको इसलिए बोला गया है स्पर्श, कहीं ना कहीं स्पर्श होकर ये सारे निकलते हैं। कैसे स्पर्श होकर निकलते हैं अभी देखेंगे, समझने की प्रयास करेंगे। जैसे क ख ग घ ङ, क ख बोलते समय हमारे दोनों होंठ आपस में टकराए नहीं, दांत भी टकराए नहीं, जीभ आकर दांत में भी टकराया नहीं, क तालू में टकराता है, क ख ग घ ङ, जीभ जाकर पीछे का, जीभ का एकदम पीछे का हिस्सा तालू में टकराता है। तो इनको हमने देखा क वर्ग। फिर च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध, त थ बोले दांत में टकराया। जैसे असमिया में बहुत स्पष्ट है, इसको असमिया में बहुत स्पष्ट, जैसे असमिया में क वर्ग क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ, সেই জিভা একদম পিছফালে লাগি যায়। फिर प्रथम स द्वितीय स बर्गीय ज झ ञ, आमार जिभाखन अकमान बेका हो जाए। प्रथम स द्वितीय स बर्गीय ज झ ञ तेनेकुवा कौते। आको मोर धुनिया ट, मोर धुनिया ठ, मोर धुनिया ड, मोर धुनिया ढ, मोर धुनिया न, मोर धुनिया। जब हम वो असमिया में मोर धुनिया ट, मोर धुनिया ठ बोलते हैं तो ये जो जीभ जाकर तालू के ऊपर उल्टा होकर टकराता है, ठीक है। फिर असमिया में बोलेंगे तो दंत्या त, दंत्या थ, दंत्या द, दंत्या ध, दंत्या न। दंत मतलब दंत्या मतलब दांत में आकर बार बार ये जीभ टकरा रहा है, दंत्या दंत्या दंत्या, इस प्रकार से। इसलिए हिंदी में वो दंत्या तो ऐसा चलन नहीं है। त थ, त बोलिए तो भी ये दांत में ही टकराएगा। त थ द ध न, आपके ऊपर के दांत में आकर जीभ पीछे से छू रहा है। त थ, ये है त वर्ग। फिर प फ, होंठ टकरा रहे हैं। प फ ब भ म, आपके होंठ आपस में टकरा रहे हैं प से म तक, ठीक है। ये है प वर्ग।
टोटल हमारे 4 वर्गों को अलग अलग लिखा है। देखिए क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प वर्ग, क च ट त प वर्ग, इतना आपको याद रखना है। फिर आगे देखेंगे अंतस्थ, अंतस्थ य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन में आए, अंतस्थ व्यंजनों के अंदर इनको गिना गया। फिर उष्मा, श श श ह, जब श श बोलेंगे तो जीव के अंदर से, आपके गले से एक गर्म हवा, इसको उष्मा बोला गया है। उष्मा वर्ण, ये जीव के अंदर से गर्म हवा निकलते हुए हमने देखा है। उष्मा, उष्मा, श स स ह, इस प्रकार से ये उष्मा। फिर आगे देखेंगे विशेष व्यंजन, ये ड़ और ढ, ड़ और ढ, ड़ ढ, ये अलग हैं। अभी व्यंजनों को तो हम कहाँ से कहाँ तक गिनेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हिंदी के वर्णमाला के टोटल व्यंजन हैं, जो कि 33 है, 33 हैं, 33टा। কৰ পৰা आरंभ करी ह लैके, क से स्टार्ट करते हुए ह तक जब जाएंगे तो 33 आते हैं, 33टा। ये जितने भी हैं यही हमारे व्यंजन वर्ण हैं। लेकिन कुछ अतिरिक्त जो व्यंजन हैं, ये सारे अतिरिक्त व्यंजन हैं। यहाँ से क्या क्या अतिरिक्त हैं, विशेष व्यंजन है, इसमें आगत व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। अभी विशेष व्यंजन क्या क्या, ड़ ढ़, फिर अ ज फ ज फ, क्षत्रज्ञ स्र, क्षत्रज्ञ स्र, अंतिम का ये। तो अभी देखेंगे हम क्या, अभी विशेष व्यंजन में ड़ ढ़, इनकी उच्चारण, ये कभी भी ड़ और ढ, कभी भी इनसे कोई भी हिंदी का वर्ण, कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होगा। हिंदी का कोई भी शब्द इन दोनों अक्षरों के द्वारा कभी भी प्रारंभ नहीं होता। इतना हमें, या तो ये अंतिम में रहेंगे या तो बीच में रहेंगे। जैसे बूढ़ा, बुढ़ापा बीच में रहेंगे या तो लास्ट में रहेंगे, अंतिम में, ये ड़ और ढ। फिर आगे देखेंगे आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कुछ इस प्रकार के व्यंजन हैं, इनको व्यंजनों के श्रेणी में रखा है लेकिन व्यंजनों में गिनते नहीं है। थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है चीज़ों में। मैंने स्पष्ट बोल दिया है क से लेकर ह तक, ये क से लेकर ह तक ही हिंदी के व्यंजनों में गिने जाएंगे, 33 से 33 टोटल। और कुछ अतिरिक्त व्यंजन हैं जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये अतिरिक्त व्यंजन हैं। अभी अतिरिक्त व्यंजनों में जैसे हमने बोला विशेष व्यंजन, ये ड़ ढ़ का, फिर आ ज फ। आ में आपको मैंने आ नहीं बोला, आ, ठीक है, वो अंग्रेजी से आया है। अंग्रेजी में आने के कारण जैसे ये तो हो गया आ, लेकिन इसके ऊपर ये जो चंद्राकार, इसको हम बोलेंगे चंद्राकार। जो चंद्राकार दिया है तो ये अंग्रेजी से आया हुआ। जैसे हम डॉक्टर लिखेंगे ना, डॉक्टर, जैसे ऊपर यहाँ चंद्राकार, ये जो आ का ये जो है ना डॉक्टर, बोल रहे ना डॉक्टर, डॉक्टर, वो अंग्रेजी शब्द को हुबहू उठाकर हिंदी में लाया गया, वही उच्चारण, वही अंग्रेजी प्रकार का ही उच्चारण के साथ, तो इसको हमने यहाँ पर व्यवहार करना उचित समझा। इसका ये जो पीछे का हिस्सा है यहाँ पर हमने व्यवहार किया। अंग्रेजी टेबल, ठीक है, उसको अंग्रेजी शब्द को उठाकर हिंदी में अगर हुबहू पेस्ट करेंगे, वही टोन, वही भाषा, वही लय के साथ, तो इसको हम बोलेंगे ये आ है। डॉक्टर बोलेंगे तो इस प्रकार से लिखते हैं। टीचर बोलेंगे, अगर इनको हिंदी में लिखना पड़ा तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे। तो ये आगत इसलिए बोला गया क्योंकि ये विदेशों से आया है, ठीक है, विदेशों से बाहर से आने के कारण इसको आगत कहा गया। ये आगत है, बाहर से आया हुआ। हो सकता है ये आप इस प्रकार से सोच सकते हैं, ये रोमन लिपि से आया हुआ है, अंग्रेजी से आया हुआ है। आगे और देखेंगे, दूसरे जो है
ज और फ, ज। अब ये ज नहीं है, आपको क्लियर कर दूं, ये ज है और ये ज है, ज। जैसे यहां पर अगर ऐसे लिखेंगे तो ये हो रहा है जैसे, जैसे। लेकिन अगर ये यहां पर मैं लिखूं जरा, जरा, थोड़ा वाइब्रेशन के साथ, वो इसको हम नुक्ता बिंदी बोलते हैं। ये जो नीचे बैठा है, और अक्सर याद रखिएगा ये ज और फ के नीचे ही नुक्ता बिंदी बैठेगा। ये उर्दू से आया, फारसी लिपि से उर्दू का जो भाषा बनता है वो उर्दू से आया हुआ ये सब उर्दू के जो भी शब्द होंगे, जैसे सफ़ेद, सफ़ेद, ज़रा, ज़रज़रा, ठीक, ऐसे शब्द, गुफ्तगू, इस प्रकार से बोलेंगे शब्द, तो ये सारे नुक्ता वाले, ये जो नुक्ता वाले हैं, ये ज और फजीहत, फजीहत, फतेमा, इस प्रकार से जो उर्दू के शब्द हैं उनको बोलना है ज़र्रा, ज़र्रा, ज़र्रा मतलब एकदम छोटे छोटे कणों को हम बोलेंगे ना, ज़र्रा। तो ऐसे शब्दों में ये इनका नुक्ते वाले ज और फ का व्यवहार होगा। आप याद रखिएगा, इसको नुक्ता कहा जाता है, नुक्ता बिंदी। हम जैसे यहाँ पर नथुना लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से शायद मुझे ऐसा लगता है कि नाक के नीचे जो नथुना हम लगाते हैं, नाक को नथुन भी कहा जाता है, नथुन के नीचे जो लगाते हैं औरत, लड़कियाँ, स्त्रियाँ, हमारी माताएं, सो ये दो व्यंजनों ने भी नीचे नथुना लगा दिया है। इस प्रकार से याद रखने का एक कौशल है, और क्या, ये लगा दिया, और इनकी उच्चारण ज से लेकर, क्योंकि नाक में कुछ लगा है तो शायद आवाज़ निकलने में थोड़ा वाइब्रेशन वहाँ पर होता होगा, इसलिए हमने बोला ज फ बोला, ठीक है। जीभ को वाइब्रेट करना है, नाक को ज नहीं बोलना है, ठीक है, इतना याद रखने का है। ये ज और फ, इसलिए इनको आगत बोला है, अ ज फ, आगत, बाहर से आए हुए हैं। और कुछ संयुक्त व्यंजन यहाँ पर हमारे सामने दिए गए हैं, ये संयुक्त व्यंजन हैं, ये सारे के सारे संयुक्त। संयुक्त में हम देखते हैं 4 संयुक्त, छत्र ज्ञ स्र, ये जो 4 हमारे छत्र ज्ञ स्र, ये 4 जो संयुक्त व्यंजन हैं, ये अलग अलग, ये व्यंजनों के ही जुड़ाव से बनने वाले, छ, त्र, त और र, ठीक है, त्र, ज्ञ, स्र, ये सारे हमारे व्यंजनों को ही जोड़कर बनने वाले कुछ व्यंजन हैं। 2 व्यंजनों को जोड़कर हमने स्र, क और श को जोड़ दिया तो स्र बनेगा, ठीक है। फिर इस प्रकार से त यहाँ पर है, त और र, त्र बन रहा है। ठीक इसी प्रकार से ज और य, ज और य जोड़ेंगे, ज्ञ बनेगा। ठीक इसी प्रकार से जोड़ते हुए हम इनको बनाते हैं। अभी एक पूर्ण जानकारी आपके समक्ष मैंने रखा है। যেনেকৈ আমি অসমীয়াত আৰু এটা বিষয় আছে বা সেইটো আলোচ্য এটা বিষয়, যেনেকুৱা আমি সকলোৱে জানো যে অসমীয়াৰ আমি যেনেকুৱা মাত্ৰা লিখোঁ, অসমীয়া মাত্ৰা, हिंदी तो तेनेको धৰণৰ मात्रार कथा आहे, हिंदी में भी वही मात्रा आते हैं। अभी मात्रा क्या, वो जो जिसको हम स्वर चिन्ह बोलते हैं, अ का कोई नहीं, आ के साथ आ मात्रा, फिर ई का ई मात्रा, ई का ई मात्रा, उ, इस प्रकार से ये मात्राओं की चर्चा हम सभी जानते हैं। मात्राएं इस प्रकार से बन सकती हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को याद रखना है, हो सकता है आपके मन में प्रश्न हो कि ये जो क लिखा है, क के नीचे ये छोटा सा, इसको हम हलंत बोलते हैं, ये क्यों दिया है? हर वर्ण के नीचे हलंत है, देने का पीछे का कारण क्या है? अभी व्यंजन बोलेंगे तो यहाँ पर पूर्ण रूप से व्यंजन है, बिना स्वरों के साथ, क, ख, ग, घ, न। लेकिन क बोलेंगे तो क के साथ वो अ जुड़ा हुआ होगा। ये व्यंजन पूर्ण रूप से व्यंजन है, स्वरों की उपस्थिति रहित व्यंजन, इसलिए हमने यहाँ पर क
ख, ग, घ, ङ। क बोलेंगे तो अ विद्यमान दिखेगा, इसलिए हलंत दिया मतलब स्वर को भिन्न करके लिखा है। ये इस प्रकार से आपको समझना है। अभी एक बार आपने समझ लिया, और इसके और बहुत सारे पहलुएं आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं अभी मैंने इस वीडियो में और डाला है। आप सुंदर प्रकार से देखिए, तब आपको समझ में आएगा। आइए इसकी यात्रा करते हैं। ये देखिए, इसकी यात्रा करेंगे। आइए, कुछ और इन बातों को ध्यान देना बहुत अनिवार्य है। जैसे वर्ण विच्छेद परीक्षा में आ सकते हैं, टेट परीक्षा में अक्सर वर्ण विच्छेद को भी पूछा जाता है। तो वर्ण विच्छेद के बारे में इस प्रकार से हम यहाँ पर बोल सकते हैं, शब्दों में प्रयुक्त स्वर और व्यंजन वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा है शब्द है श और ब। श में ये जो अ जुड़ा है अ, श हमने पहले ही बोला है, जब वो स होगा तो स के साथ अ जुड़ा है, उसको भिन्न करके लिखना। हलंत देते ही अभिन्न हुआ। और ये ब और द जब यहाँ पर जुड़े हैं, ब हलंत द प्लस अ, शब्द। उच्चारण में भी हमें पता चल रहा है शब्द। जब शब्द बोलेंगे तो ये बात यहाँ हमारे सामने उपस्थित होकर निकल रहा है। जैसे कृपा, कारण, स्वास्थ्य, इन सारे बातों को आप याद रखिएगा। और मूल और आपको जानकारी यहाँ और रखना क्या है, ये लिखने में और बोलने में किस प्रकार से उच्चारण में अंतर होता है, ये भी आप एक बार सुंदर प्रकार से देखिए और समझने की प्रयास कीजिए। और मात्रा संबंधी कुछ अशुद्धियाँ होते हैं हमारे, अक्सर ये मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ होते हुए हम देखते हैं। जैसे अशुद्ध में इस प्रकार से अशुद्ध आवश्यक लिखते हैं जहाँ आवश्यक होना चाहिए। जैसे ये जो व्यवहारिक जहाँ होना चाहिए उसको व्यवहारिक लिखते हैं। व्यवहार जैसे आहार, आहार, नाराज, नाराज, ये सारे जो यहाँ पर दिए गए हैं इनको आप अपने स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी रख सकते हैं। बहुत बहुत प्रयोजनीय बातें आपके समक्ष यहाँ पर रखे गए हैं। और अंतिम एक बात यहाँ रखे गए हैं जिनको आपको बहुत ध्यानपूर्वक रखना है। जैसे व्यंजन संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो व्यंजनों की अशुद्धियाँ होती हैं, ये सारी अशुद्धियाँ और शुद्धिकरण आपके सामने दिया गया है, जो शुद्ध करके दिया गया है। इनको एक बार देखिएगा सभी को अच्छे से। उसके बाद संयुक्त व्यंजन, जो संयुक्ताक्षर होते हैं, उन संयुक्ताक्षर के जो गलतियां अक्सर हम दोहराते हैं या करते हैं, इनको भी नहीं दोहराना है, देखिएगा। और क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं आने वाले दिनों में चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे।